राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो नकारात्मक राजनीति है वह देख पा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, इनका जिस प्रकार से ड्रामेटिक पॉलिटिक्स है, नौटंकी से भरा हुआ राजनीति है, वह भी आज हम टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। दोनों विषयों को आपके सामने रखूंगा। पहले, आदरणीय राहुल जी, जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के अधिवेशन को देखा है, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाषण की श्रृंखलाएं चल रही हैं, द स्ट्रिंग ऑफ स्पीचेस इन द कांग्रेस प्लेनरी, ऐसा प्रतीत होता है मानो हिंदुस्तान डूब चुका है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कायर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। एक तरफ पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कहने में और ब्राइट स्पॉट मानने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो गया है, इस प्रकार के विषयों को स्पीचेस में रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज अचीव्ड। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा कि टेररिस्ट इन्फेस्टेड पुलवामा एंड टेररिस्ट इन्फेस्टेड प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर, अनंतनाग एक्सेट्रा, वहां पर आज मैंने तिरंगा देखा। प्रश्न उठता है, किसके कारण टेररिज्म वहां पनपा? What was the reason as to why? What was the policy as to why we had terrorism in these areas which Rahul Gandhi today acknowledged were terrorist infested areas? And what were the reason as to why these areas today are peaceful? These areas show unity, these areas bring about development, and that's the reason as to why people have taken up Tiranga. आज अगर लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अगर लाल चौक में तिरंगा है, इसके पीछे का कारण सुशासन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, वह है। आज जम्मू कश्मीर के विषय में बोलते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल चौक में गए थे झंडा फहराने के लिए। बिल्कुल सही कहा। 1992 में जब आपकी सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री जी झंडा फहराने गए थे, सक्सेसफुली उन्होंने झंडा फहराया था। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद लाल चौक में झंडा फहराया था, और उसी समय संकल्प लिया था कि भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां हम धड़ल्ले से तिरंगा न फहरा सके। और शायद इसी अनुभूति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को भी अंजाम दिया, और जम्मू कश्मीर में हमने लाखों तिरंगे हर घर तिरंगे के अंतर्गत देखा, और वही राहुल गांधी जी की भी अनुभूति रही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने धन्यवाद दिया है टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। चाइना के विषय में राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे तो आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कमजोर देशों को मारना
और शक्तिशाली देशों के आगे झुक जाना। The first clarification that भारतीय जनता पार्टी would demand out of कांग्रेस पार्टी is, ये कमजोर देश ऐसे कौन है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार रही है? क्या वो पाकिस्तान को कमजोर देश मानते हैं? It's a terrorist state. Pakistan had sent terrorists to India, unleashed mayhem in India. पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारतवर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया और जम्मू कश्मीर में अशांत वातावरण पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो पाकिस्तान है। इसलिए यह कहना कि कमजोर देशों को मारना, यह मानसिकता दिखाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि क्या कारण रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने पीछे भी इन द यस्टर मंथ्स एंड ईयर्स उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा था और आज भी कहा कि कमजोर देशों को मारना। और जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने एके एंटोनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में अपने वक्तव्य, अपने स्पीच के दौरान देखा था। 2013 में जब एके एंटनी ने बतौर रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर अपने स्पीच को रखा था, तो आप देख सकते हैं आज भी इंटरनेट पे, आज भी लोग गूगल में ये मौजूद है। एके एंटनी कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स द पॉलिसी ऑफ इंडिया हैड बीन अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट प्लेसेस बिकॉज चाइना इज पावरफुल। चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया, उसे अंडर डेवलप्ड रखा। इसको मानने से मैं हिचकिचाता नहीं हूं। यह भारत के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 2013 में सदन के पटल में अपने वक्तव्य में रखा था। इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट कावड़ाइज का तो और हो नहीं सकता है। इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे चाइना नाराज हो जाएगा, यह तो राहुल गांधी जी के सरकार के समय उनके मंत्री ने कहा था। मगर आज मैं सल्यूट करता हूं इंडिया की आर्मी को और हिंदुस्तान की सरकार के जज्बे को कि दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से, चाहे वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या चाहे उसके बाद की कोई भी परिस्थिति हो, हिंदुस्तान ने अपने संप्रभुता की रक्षा जिस प्रकार से किया है, उसके लिए आर्मी, हमारे जवान और जो शहीद हुए हैं उनको बहुत बहुत सलाम है। डोकलाम के समय जब हमारे जवान अड़े हुए थे, जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय ये गांधी परिवार पूरा का पूरा कुनबा टेंट के नीचे चाइनीज ऑफिशियल्स से मिल रहा था, जिसमें राहुल गांधी भी सम्मिलित थे। केवल इतना ही नहीं, 2008 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने जाकर शी जिनपिंग के साथ, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिस प्रकार का करार किया था, जिस प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, यह भी हम सब ने सचित्र देखा है। वी हैव सीन दिस विद पिक्चर्स। राजीव गांधी फाउंडेशन, जो इनके परिवार का फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में करोड़ों रुपए चंदा चाइना से लेने का काम गांधी परिवार ने किया है। यह सब भी हमने देखा है। इसलिए कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली है, ये राहुल गांधी बताना बंद करे। जहां तक द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जहां तक भारत की संप्रभुता और भारत का विषय है, आज हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में एक सक्षम देश है जिसने अपने आर्मी को फ्री हैंड दिया हुआ है। बंधुगण, वैसे कभी कभी तो राहुल गांधी के मुख से भी सत्य निकल ही जाता है। आज उन्होंने सत्याग्रह को मरोड़ करके सत्याग्रह किया, और पहले तो सत्याग्रह क्या होता है उन्होंने खुद ही बता दिया कि सत्याग्रह मतलब हम सत्ता के लिए आग्रहित हैं, और खुद ही कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को उन्होंने हमारे सामने रखा। बाद में शायद किसी ने बगल से इशारा किया कि अरे राहुल जी आपने गलती किया है, तो तुरंत उन्होंने उसे अमेंड करने की कोशिश की, मगर एक पल के लिए तो सत्य उनके मुख से निकल ही गया था। कौन 70 वर्षों तक सत्ता के लिए आग्रहित था और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, यह राहुल गांधी और गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा
यात्रा के दौरान कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यह सोचने में राहुल गांधी जी ने बहुत देरी कर दी। 52 इयर्स के होने के बाद, 52 साल के होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को त्यागने के पश्चात सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं राहुल जी, जहां तक जिम्मेदारी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, कांग्रेस का एक ही मोटो है, गांधी परिवार का एक ही मोटो है और वही आपका भी मोटो है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता जिम्मेदारी के बिना, जिम्मेदारी लेंगे नहीं और सत्ता चाहिए। आप सोच के देखिए, इस प्लेनरी सेशन में भी कहने को तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, किंतु पूरा का पूरा प्लेनरी सेशन लगता है मानो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही चल रहा है। कमल की पंखुड़ियां बिछाए जा रहे हैं किलोमीटर किलोमीटर तक, ताकि गांधी परिवार उस पर चल सके। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, यही आपकी जिम्मेदारी थी और यही आपकी जिम्मेदारी है राहुल जी। राहुल जी ने कहानी सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर के बारे में सोच रहा था और उस समय मेरे 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ और 25 फीट पीछे ये मेरा घर बन गया और मैं इसी घर के साथ चला। राहुल जी, हमारी भाषा में इसे प्रचारक कहते हैं। आपने इस देश को समझने के लिए, भारतवर्ष को जानने में 52 साल के बाद आपने एक छोटी सी यात्रा की। You came out to understand this beautiful country, the sentiment of India. You came out to understand what India is, what is defining structure of India after 52 years of your life. Our leaders left everything in the very beginning of their life. हमारे नेताओं ने अपने जीवन के शुरुआत में ही सब कुछ छोड़ा और ये 25-25 फीट के घर लेके नहीं चलते थे हमारे नेता। हमारे नेताओं ने प्रचारक के रूप में हिंदुस्तान का भ्रमण पूरे जीवन किया, हिंदुस्तान को समझा, इस माटी को जाना, तब जाके हमारे दोनों प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों प्रधानमंत्री प्रचारक रहे। They knew what India is. They knew the sentiment of India. राहुल जी, आप इंडिया को, भारत को जानने से पहले आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। यही परेशानी है। राहुल जी को बचपन से लगता था कि ये जितने घरों में वो लोग रहते थे, ये सारे घर उनके थे, ये सारी गाड़ियाँ उनकी थी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यही तो एंटाइटलमेंट है। जब आपको सरकारी प्रॉपर्टी, जब आपको हिंदुस्तान के सरकार का घर अपना घर लगने लगे, आपको लगने लगे कि यही तो मेरा घर है, हमें कौन निकाल सकता है, तब उसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। और अंत में राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान आज एक उभरता हुआ सितारा है। इंडिया टुडे इज अ ब्राइट स्पॉट। आप कितना भी नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इंडिया हैज। आज विश्व जानता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। इसलिए आपको भारत के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको भारत क्या है और जानने की आवश्यकता है। दूसरा विषय